चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मॉनसून ने अब पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रदेश के 15 शहरों में तड़के से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मथुरा में दोपहर 1:30 बजे तक झमाझम बारिश दर्ज की गई। रेलवे अंडरपास में गर्दन तक पानी भर गया, जबकि कई सड़कों पर नदी जैसा बहाव देखने को मिला। एक स्कूटी बह गई और कई दुकानदारों का सामान भी पानी में बह गया। आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों में भारी वर्षा, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रस्तावित उत्तर प्रदेश दौरे से पहले संगठनात्मक तैयारियां तेज हो गई हैं। वाराणसी समेत कई जिलों की नई टीमों की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर महानगर, देवरिया, अंबेडकर नगर, चंदौली और हाथरस सहित 9 जिलों के अध्यक्षों को प्रदेश मुख्यालय बुलाया गया है। मंथन के बाद पदाधिकारियों की सूची जारी किए जाने की तैयारी है, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से पहले संगठन का गठन पूरा किया जा सके। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि दान पात्रों से धन की चोरी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर भाजपा नेता विनय कटियार के बयान की चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर गबन या वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है और किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच की ओर जाके समय वो अचानक गिर पड़े। मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसिक रूप से दिव्यांग और निराश्रित व्यक्तियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। आश्रय गृह, प्रशिक्षण केंद्र और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों की भरण पोषण सहायता राशि 2000 रूपए से बढ़ाकर 3000 रूपए प्रतिमाह कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इन लोगों को बेहतर भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में सड़क अवसंरचना को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लखनऊ, सीतापुर समेत प्रदेश के कई प्रमुख हाईवे को 4 लेन से 6 लेन में बदला जाएगा, जबकि एक राष्ट्रीय राजमार्ग का 2 लेन से 4 लेन तक विस्तार किया जाएगा। इससे यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या में काफी कमी आने की उम्मीद है। लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों से विभिन्न प्रजातियों के आमों की जानकारी ली। इस दौरान आधा किलो वजनी आम ने मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आम हाथ में लेकर तस्वीर भी खिंचवाई, जबकि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 2 पेटी आम की खरीदारी की। वाराणसी में देश का पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे पूरी तरह तैयार हो गया है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह परियोजना कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक महज 16 मिनट में पहुंचाएगी। सड़क मार्ग से यही दूरी तय करने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। देव दीपावली के आसपास इस अत्याधुनिक सेवा के शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। राम मंदिर परिसर का संचालन करने वाला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ट्रस्ट अपने सभी प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है, तो क्या इसका अधिकार केवल स्थायी ट्रस्टियों के पास सुरक्षित है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जौनपुर ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया गया कि जून 2026 तक कुल 5444 सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही जनपद ने निर्धारित लक्ष्य का 130% पूरा कर लिया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई से टोल वसूली शुरू होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। वार्षिक फास्टैग नहीं होने पर कार चालकों को अधिक शुल्क देना होगा, जबकि 24 घंटे के भीतर वापसी करने वालों के लिए अलग टोल दर निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचकर आईसीयू में भर्ती महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी विस्तृत जानकारी ली। डॉक्टरों के अनुसार महंत की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और संक्रमण फिलहाल नियंत्रण में है। देश को क्षय रोग मुक्त बनाने के अभियान के तप्पन उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया गया। लाखों लोगों की स्क्रीनिंग की गई और हजारों आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए गए। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में नए टीबी मरीजों की पहचान कर उनका उपचार शुरू किया गया।
मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में स्कूली वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। ARTO और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने फिटनेस परमिट, सुरक्षा उपकरण और अन्य मानकों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले 26 वाहनों का चालान किया गया। मेरठ में भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लेखाकार राजीव सिंघल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी से पूछताछ के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सावन के पावन महीने को लेकर काशी के बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। इंडोनेशिया और नेपाल से बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष मंगाए गए हैं। कारोबारियों का अनुमान है कि इस बार रुद्राक्ष और उसकी मालाओं का कारोबार 30 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच सकता है। जौनपुर नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में विकास कार्यों के लिए 2 अरब 32 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। सभासदों की आपत्तियों के बाद प्रस्तावित बजट में कटौती की गई। साथ ही यह भी तय किया गया कि 1 लाख रुपए से अधिक के किसी भी विकास कार्य को सभासदों की अनुमति के बिना शुरू नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को 35 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पंचायतों को बेहतर विकास कार्यों और सुशासन के लिए प्रोत्साहित करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के मदरसों की ATS जांच के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल जांच शुरू होना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। राज्य सरकार ने बताया कि खुफिया इनपुट के आधार पर प्रदेश के करीब 4000 संस्थानों की जांच कराई जा रही है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद मेरठ में अवैध और मानक विहीन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जांच के दौरान बच्चा पार्क स्थित एक कोचिंग सेंटर को नियमों के उल्लंघन पर सील किया गया। बाद में संचालक के लिखित आश्वासन पर सील हटाई गई, जिस पर अन्य संचालकों ने आपत्ति जताई। कानपुर में देर रात हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। हालात का जायजा लेने भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी स्वयं सड़कों पर उतरे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए DG रोवर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित आधुनिक पैमाइश तकनीक लागू कर रही है। इस तकनीक से मात्र 3 सेंटीमीटर तक की त्रुटि के साथ सटीक सीमांकन संभव होगा और भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी तेज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के अत्याधुनिक नए परिसर का लोकार्पण किया। सरकार का कहना है कि इस संस्थान से प्रशासनिक अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा और सुशासन को नई मजबूती मिलेगी। बागपत में ईंट भट्ठा संचालकों पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कई ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि वर्षों से नाम बदलकर भट्ठे का संचालन किया जा रहा है और लोगों के साथ आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर समाधान समारोह 2026 के अंतर्गत विशेष लोक अदालत अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में आपसी सहमति से सुलझाए जा सकने वाले लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा, जिससे न्याय प्रक्रिया को और सरल तथा प्रभावी बनाया जा सके। बलरामपुर में नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर विशेष जांच अभियान चलाया। अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में लगातार सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कानपुर देहात में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत स्कूल बसों की सघन जांच शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग ने सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर संचालकों को 3 दिन के भीतर आवश्यक सुधार करने की चेतावनी दी है। कानपुर देहात के डेरापुर क्षेत्र में लिथियम बैटरी से चलने वाले ई-रिक्शों के अचानक बंद होने की शिकायतें बढ़ गई हैं। चालकों का आरोप है कि ब्लूटूथ आधारित मोबाइल ऐप के जरिए असामाजिक तत्व वाहनों को लॉक कर रहे हैं, जिससे चलते वाहन बीच सड़क में रुक जा रहे हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित समिट बिल्डिंग में संचालित एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 27 युवतियों सहित कुल 119 लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके से 100 लैपटॉप, 178 कॉलिंग फोन, डिजिटल उपकरण और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। जांच एजेंसियों के अनुसार ये गिरोह विदेशी नागरिकों से करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक 6 जुलाई को लखनऊ में आयोजित होगी। बैठक में परमिटों के नवीनीकरण, हस्तांतरण तथा नए परमिट जारी करने से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया जाएगा। काशी के संत रविदास पार्क में आनंद कानन गुरुकुल की स्थापना की तैयारी तेज हो गई है। प्राचीन गुरुकुल परंपरा की तर्ज पर विकसित होने वाली इस परियोजना का डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 1 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि आगामी चुनाव में प्रमुख दल किस चेहरे पर दांव लगाएंगे। राजनीतिक गलियारों में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे और भारतीय जनता पार्टी के नेता रितेश पांडे को लेकर लगातार अटकलों का दौर जारी है। देवरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बोतल बंद पेयजल इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान एक इकाई का उत्पादन बंद करा दिया गया, दूसरी को सुधार नोटिस जारी किया गया, जबकि बंद पड़ी इकाई के मुख्य द्वार पर विभागीय नोटिस चस्पा कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह और उनके सहयोगियों के विरुद्ध एक साथ 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि उन्होंने अवैध प्लॉटिंग, सरकारी नियमों के उल्लंघन, दूसरे की भूमि पर कब्जे के प्रयास तथा सरकारी कार्यों में बाधा डालने जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया। सभी मामलों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से लिया गया है। वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूर्वांचल का प्रमुख कृषि निर्यात केंद्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर 20 टन क्षमता वाले आधुनिक पेरिशेबल कार्गो सेंटर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को अपने कृषि उत्पाद विदेश भेजने में बड़ी सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना अधिसूचित कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ईपीएफ अंशदान से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिससे वेतनभोगी कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को नई व्यवस्था के अनुसार लाभ मिलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस वर्ष के अंत तक 7 बड़े आवासीय मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इन परियोजनाओं में किफायती प्लॉट, आधुनिक फ्लैट, लग्जरी विला और पेंट हाउस शामिल होंगे। प्राधिकरण का दावा है कि इन योजनाओं से लगभग 10 लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलने की संभावना है। ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद किए गए भुगतानों की जांच शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग की निधियों से हुए खर्च की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल खोजी कुत्ते के संकेत के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में डॉग ट्रैकिंग पंचनामा, वैज्ञानिक साक्ष्य और डॉग हैंडलर की गवाही भी आवश्यक होगी। अयोध्या के पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के जेल जाने संबंधी कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा हुई थी, लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। बदायूं में 218 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में सीजीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष रचित गुप्ता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी आरोपियों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं होता, तब तक सिंधु जल संधि सहित किसी भी मुद्दे पर औपचारिक बातचीत संभव नहीं है। भारत ने आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चलने की अपनी नीति दोहराई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। पूरी राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में गरज चमक, तेज हवाओं और मूसलाधार वर्षा की संभावना जताई गई है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आईटी कंपनियों के शेयरों में शानदार खरीदारी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश के 23 विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजा है। विपक्षी नेताओं ने चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। शामली में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंसने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। शुरुआती जांच में निर्माण संबंधी गंभीर खामियां मिलने पर परियोजना प्रबंधक और अथॉरिटी इंजीनियर की टीम के प्रमुख को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जवाब तलब किया गया है। केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। चलते ई रिक्शों की बैटरी को ब्लूटूथ के माध्यम से बंद करने वाले 7 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही गूगल और एप्पल को इन ऐप्स को अपने अपने प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
देश भर की सब्जी मंडियों में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अचानक तेज उछाल दर्ज किया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे खुदरा बाजार में इन आवश्यक सब्जियों के दामों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। सरकार ने यूजर नेम सुविधा के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए पूछा है कि अपराधों में इस्तेमाल हो रहे इस फीचर को हटाने पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। कानपुर के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय परिसर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने का मामला तूल पकड़ गया है। स्कूल परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच 24 कैरेट सोने के भाव में मामूली गिरावट आई है, जबकि चांदी की कीमतों में भी हल्की नरमी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में रिक्त पड़े लगभग